हेलो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर की नो लोड और ऑन लोड वर्किंग को डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकली और आइडियली नो लोड और ऑन लोड पर किस तरीके से काम करता है। इन दिस लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉसेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉसेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर से। लॉसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में हम दो चीजों को यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर बनाते टाइम। वन इज कोर जो कि आयरन का बना हुआ होता है, वन इज अ वाइंडिंग जो कि कॉपर की बनी हुई होती है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेज होते हैं वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। वन इज अ कोर लॉस या फिर आयरन लॉस, और सेकंड इज कॉपर लॉस या फिर वाइंडिंग रेजिस्टेंस लॉस। आयरन लॉस दो तरीके के होते हैं हमारे। वन इज हिस्टेरेसिस लॉस और सेकंड वन इज एडी करंट लॉस। जो कोर लॉस होते हैं हमारे, दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट लॉस। ये लॉस वोल्टेज सप्लाई या करंट चेंज करने पर वेरी नहीं करते हैं, दैट देज आर फिक्स्ड लॉसेस क्योंकि मटेरियल पे बेस हैं। जबकि कॉपर लॉसेस जो हैं दीज आर वेरिएबल लॉसेस क्योंकि इनका फॉर्मूला होता है I²R। लोड चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो हमारा कॉपर लॉस चेंज हो जाता है। कॉपर लॉस को डिनोट करते हैं PCU से, कोर लॉस को डिनोट करते हैं PI से। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं टोटल कॉपर लॉस की, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग आप दोनों साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ द साइड्स, तो द टोटल कॉपर लॉस इज I1² R1 प्लस I2² R2। ये बना हमारा कंप्लीट कॉपर लॉस का फॉर्मूला। अब अगर लोड चेंज होता है तो करंट आपकी चेंज होती है। तो इफ लोड इज फुल तो करंट हमारी I2 के बराबर ही रहेगी, यानी PCU इज I2² R2 सेम रहेगा, या I²R से डिनोट कर सकते हैं। इफ लोड इज हाफ तो ऑब्वियस ही बात है करंट भी आधी हो जाएगी, I जो है वो I/2 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी PCU एट हाफ लोड हो जाएगा हमारा I/2 का स्क्वायर R, यानी PCU एट हाफ लोड बराबर 1/4 I² R, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ PCU एट फुल लोड। अगर हम यहाँ पर एक और कंडीशन देखें, इफ लोड इज 1/4 यानी I 1/4 टाइम्स ही यूज होगी, तो PCU एट 1/4 लोड हमारा हो जाएगा 1/16 टाइम्स ऑफ PCU एट फुल लोड। तो यहाँ से अगर हम एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करें, यानी लोड जितना चेंज हो रहा है करंट सिमिलर रेशियो में चेंज हो रही है, और उसके स्क्वायर के पर डिपेंड कर रहा है हमारा PCU। तो PCU एट X लोड इज इक्वल टू X² ऑफ PCU एट फुल लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस पर हम न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। In a transformer, the full load copper loss is 6400 watt. Calculate the half load copper loss. फुल लोड का कॉपर लॉस आपको दे रखा है, हाफ लोड का कॉपर लॉस आपसे पूछा गया है। तो PCU एट फुल लोड इज 6400 वॉट एंड PCU एट हाफ लोड, फॉर्मूला बनेगा मेरा 1/4
PCU at full load, just put the value and calculate the answer. Just simple 2 marks का क्वेश्चन. अब यहाँ हाफ लोड की जगह में आपसे 1/4 लोड भी पूछ सकती थी, 3/4 लोड भी पूछ सकती थी. आपको बस x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है. यानी x की जगह पर आपको 1/4 हाफ लोड था तो 1/2 रख दिया, 1/4 होता तो 1/4 रख देती, 3/4 होता तो 3/4 रख देते. ओके, तो यहाँ पर ये हमारे लॉसेस खत्म हुए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर. जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की, दैट मीन्स जितना भी करंट, जो भी एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं सबको कंबाइन करके एक ट्रांसफॉर्मर को क्रिएट करना, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. तो चलिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मर बनाया अपना. हमने ट्रांसफॉर्मर की एक प्राइमरी साइड रखी, ये बन गई हमारी कोर. दिस इज सेकेंडरी साइड, यानी ये है N1 टर्न्स, ये है N2 टर्न्स. अब प्राइमरी पर सबसे पहले मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया V1. इस V1 ने I1 करंट को जनरेट किया. तो ये I1 करंट हमारा हमने प्राइमरी पे एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस यानी कॉइल को कनेक्ट किया, क्योंकि प्राइमरी में भी कॉइल है, सेकेंडरी में भी कॉइल है, तभी आप नंबर ऑफ टर्न्स के साथ MMF को प्रोड्यूस कर पा रहे. दिस I1 जो थी हमारी वो 2 पार्ट में ब्रेक हुई थी. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ये I1 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I0 एंड I2 डैश. तो अगर मुझे करंट को 2 पार्ट में ब्रेक करना है तो 2 पैरेलल पाथ बनाने पड़ेंगे. एक करंट यहाँ चला गया और एक करंट मेरा यहाँ आ गया, I0. ठीक, अब ये जो I0 है ये भी 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन था, यानी इसके लिए भी मुझे 2 पाथ बनाने पड़ेंगे, एक IM के लिए, एक IC के लिए, तभी दोनों से मिलकर I0 बनेगा. IM जो था मेरा दैट इज प्योरली इंडक्टिव पार्ट, कॉइल कनेक्ट किया गया. दिस इज प्योरली रेजिस्टिव पार्ट, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया. दोनों का कॉम्बिनेशन से बनकर तैयार हुआ मेरा प्राइमरी साइड का, एंड दिस इज अ EMF E1. तो दिस इज अ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर प्राइमरी साइड. आई होप समझ में आ गया होगा. अब सेकेंडरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में जनरेट हुआ E2. E2 ने जनरेट किया I2. सेकेंडरी साइड का कॉइल बनाया हमने R2 एंड X2 और ये कनेक्ट कर दिया मैंने लोड, क्योंकि I2 करंट कहीं ब्रेक नहीं होती है, वो सीधे सीधे लोड के अक्रॉस हमें V2 वोल्टेज प्रोड्यूस करके दे देती है. सो दिस इज कॉल्ड एज हमारा सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. अब प्राइमरी में भी रेजिस्टेंसेज हैं, सेकेंडरी में भी रेजिस्टेंसेज हैं, तो यहाँ पर आती हैं रेफर्ड वैल्यूज. यानी एक बार पूरे सर्किट को रेफर किया जाएगा प्राइमरी साइड और एक बार पूरे सर्किट को रेफर किया जाएगा सेकेंडरी साइड. तो सबसे पहले हम बनाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉमा रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड. मैंने सारी चीज़ों को प्राइमरी साइड रेफर करना है. तो हमें सबसे पहले तो वो फॉर्मूले देखने हैं जहां पर वो दोनों साइड की वैल्यूज एक साथ यूज होती हों, है ना. तो एक तो था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जहां पर हम V2/V1, I1/I2, E2/E1, N2/N1 को K के बराबर कर देते थे. यहाँ दोनों साइड यूज होती हैं. एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज कॉपर लॉस का फॉर्मूला. PCU बराबर I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2. यहाँ हम दोनों साइड को एक साथ यूज कर रहे हैं. तो अभी मेरे को सारी एलिमेंट्स को मेरे को प्राइमरी साइड रेफर करना है. तो मैंने क्या किया, प्राइमरी साइड में रेफर करने का मतलब है प्राइमरी की करंट यूज होगी, सेकेंडरी की सारी चीजें तो प्राइमरी साइड में आ गई. इसका मतलब सेकेंडरी की करंट को यूज करना ही नहीं है. I1 स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा R1
और यहाँ बच गया I2/I1 का होल स्क्वायर इंटू R2। अब अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद है प्रीवियस वीडियो लेक्चर से, तो I2/I1 इज इक्वल टू 1/K। I1 स्क्वायर की वैल्यू बन गई R1 प्लस R2/K स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंसेस जुड़ गए, यानी इक्विवेलेंट निकल गया हमारा। तो यहाँ से अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखूं तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू? RE1 इक्विवेलेंट फॉर प्राइमरी साइड किसके इक्वल हुआ? R1 प्लस R2/K स्क्वायर। ये बनकर तैयार हो गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। सिमिलरली XE1 बना मेरा X1 प्लस X2/K स्क्वायर। ये बना मेरा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का फॉर्मूला। एंड ZE1 बराबर बना मेरा Z1 प्लस Z2/K स्क्वायर या फिर अंडर रूट RE1 स्क्वायर प्लस XE1 स्क्वायर। तो यानी PCU का फॉर्मूला बन गया मेरा I1 स्क्वायर RE1। So this is the equivalent resistance, reactance and impedance referred to primary side। तो अगर हम इसका फेज आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखें तो यानी सेकेंडरी साइड की कोई चीजें बनानी ही नहीं है। V1 I1 ये हो गई मेरी प्राइमरी साइड की कॉइल R1 एंड X1। ये है मेरा I0, यानी जो प्राइमरी की चीजें हैं वो तो एज इट इज रहेंगी। दिस इज IC, दिस इज IM, XM, RC, यानी यहाँ तक की चीजें सेम। अब जो करंट है यानी वो हमारी यहाँ पर थी I2 डैश, और यहाँ पर आ गया मेरा सेकेंडरी के एलिमेंट R2 डैश X2 डैश। R2 डैश किसके बराबर है? R2/K स्क्वायर। X2 डैश किसके बराबर है? X2/K स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया लोड, यानी सेकेंडरी साइड हट गई, सेकेंडरी साइड में कुछ नहीं बचा। और ये लोड भी किसके बराबर हुआ? ZL डैश बराबर ZL/K स्क्वायर। दिस इज V2 डैश। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ मेरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर टू प्राइमरी साइड। सिमिलरली अगर हम सारी चीजों को सेकेंडरी साइड रेफर करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस and impedance referred to secondary side। तो यानी इसका मतलब अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉपर लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। और क्योंकि हम सारी चीजों को सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे हैं, जस्ट टेकिंग द I2 स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचा यहाँ पर I1/I2 का स्क्वायर R1 प्लस R2। I1/I2 इज इक्वल टू K, तो ये बनकर तैयार हुआ I2 स्क्वायर K स्क्वायर R1 प्लस R2, यानी I2 स्क्वायर RE2। ये बनकर तैयार हुआ हमारा कॉपर लॉस का पहला फॉर्मूला, यानी RE2 इज इक्वल टू K स्क्वायर R1 प्लस R2। XC2 बना मेरा K स्क्वायर X1 प्लस X2 एंड ZE2 बना मेरा K स्क्वायर Z1 प्लस Z2 या फिर अंडर रूट RE2 स्क्वायर प्लस XE2 स्क्वायर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सर्किट डायग्राम रेफर टू सेकेंडरी साइड को ड्रॉ करते हैं तो यानी आप प्राइमरी की चीजों को चेंज करेंगे और सेकेंडरी की चीजें एज इट इज। सप्लाई चेंज, ये बन गया मेरा V1 डैश, जो करंट बनी I1 डैश, रेजिस्टेंस इज R1 डैश यानी K स्क्वायर R1, ये X1 डैश यानी K स्क्वायर X1, दिस इज I0 डैश, ये एलिमेंट भी चेंज हो गए, दिस इज IM डैश, IC डैश, RC डैश, XM डैश। ये सारी चीजें चेंज हो गई एंड जो एज इट इज रही वो क्या थी हमारी? R2 X2 एंड लोड।
दिस इज R2, दिस इज X2, ये मिलकर बना Z2, ZL एज इट इज, V2 एज इट इज. तो दिस इज अ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड. तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में इफिशियंसी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. देन अपना ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीट करेंगे. चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. इन अ ट्रांसफॉर्मर 30 kVA 2000/200 volt has R1 equal to 3.5 ohm, X1 equal to 4.5 ohm, R2 is equals to 0.15 ohm and X2 is equal to 0.02 ohm. Find first part equivalent resistance, reactance and impedance referred to primary side, and second total copper loss. देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. हमसे सारी चीजें केवल प्राइमरी साइड में रेफर्ड करवाई गई हैं, यानी आपसे RE1 पूछा गया है, XE1 पूछा गया है, ZE1 पूछा गया है और कॉपर लॉस पूछा गया है. तो इसका मतलब सबसे पहले हम K कैलकुलेट कर लेते हैं और K कैलकुलेट का फॉर्मूला था V2/V1 जो आपको गिवन है. V2/V1 200/2000 यानी 0.1, ये K निकल कर आ गया हमारा. अब मुझे RE1 निकालना है तो फॉर्मूला था R1 + R2/K². R1 is 3.5, R2 is 0.015/0.1 square. सॉल्व करा 5 ohm. The XE1 is X1 + X2/K². X1 था मेरा 4.5, 0.02.1 का स्क्वायर, आंसर है 6.5 ohm. और ZE1 RE1 का स्क्वायर प्लस XE1 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर हमने सॉल्व किया. द आंसर इज 8.2 ohm. सिंपल. अब मुझे कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर टोटल कॉपर लॉस पूछा जा रहा है आपसे, तो ज़रूरी नहीं है I1 स्क्वायर R1 + I2 स्क्वायर R2 लगाया जाए. आप ऑलरेडी फॉर्मूला ये कैलकुलेट कर चुके हैं. देखिए I1 स्क्वायर RE1. अब बात आती है I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने रेटिंग में सीखा था. KVA × 10⁻³ डिवाइडेड बाई V1. KVA इस न्यूमेरिकल में 30 दे रखा है, V1 इज 2000. तो I1 निकल कर आया मेरा ये 3 वैल्यू से, 3 वैल्यू कट गई, 15 एम्पियर. सिंपल. जस्ट पुट द वैल्यू 15 का स्क्वायर इंटू RE1 था मेरा 5. हमने सॉल्व किया 1125 वॉट. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल. अभी आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड पूछा जाता तो जस्ट कैलकुलेट RE2, XE2, ZE2. और RE2 का फॉर्मूला K² R1 + R2, XE2 का फॉर्मूला K² X1 + X2 एंड ZE2 इज इक्वल टू √RE2² + XE2². तो K आपको एक ही बार निकालना है और आपको फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप आपको लॉसेज और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया होगा. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम इफिशियंसी को डिस्कस करेंगे और इफिशियंसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.